नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू मुकुल कांबले। आज की प्रस्तुति का विषय है शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद। शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद की स्थिति और संभावना को लेकर हमने पिछले 2 भागों में पर्याप्त चर्चा की है, जिसके अंतर्गत हमने शिक्षा की अवधारणा से लेकर शिक्षा से संबंधित भारतीय व पाश्चात्य दृष्टिकोण, शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा के घटक, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के कार्य एवं मानव जीवन में शिक्षा के योगदान व महत्व पर विस्तार से विचार किया। साथ ही साथ हमने किसी भी राष्ट्र में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा भी की। इसके अतिरिक्त भारतीय शिक्षा नीति के विकास इतिहास के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हुए नई शिक्षा नीति 2020 में भाषा और अनुवाद के महत्व पर विचार किया गया। शिक्षा और अनुवाद के क्षेत्र में भारतीय अनुवाद मिशन की भूमिका और योगदान पर भी पिछली चर्चाओं में हमने बात की। इस तरह शिक्षा में अनुवाद की आवश्यकता और उपयोगिता से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर हमने पिछले प्रस्तुतियों में चर्चा की है। इसी प्रक्रिया में भाग 3 की प्रस्तुति के अंतर्गत भाषा शिक्षण में मातृभाषा शिक्षण, द्वितीय भाषा शिक्षण, विदेशी भाषा शिक्षण, क्लासिक भाषाओं का शिक्षण, साहित्य शिक्षण, तुलनात्मक साहित्य शिक्षण, ज्ञानात्मक साहित्य भंडार के विस्तार में अनुवाद की भूमिका, पाठ्य सामग्री के निर्माण में अनुवाद की भूमिका और साथ ही साथ मूल्यांकन सामग्री में अनुवाद की भूमिका पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा में अनुवाद की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम हम भाषा शिक्षण में अनुवाद की भूमिका पर विचार करेंगे। भाषा शिक्षण को प्रमुखतः 3 वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है: मातृभाषा शिक्षण, द्वितीय भाषा शिक्षण और विदेशी भाषा शिक्षण। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही स्तरों पर ज्ञानार्जन की प्रक्रिया और मनुष्य की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास की प्रक्रिया का आरंभ भाषा अर्जन और अधिगम से होता है। सरल शब्दों में कहें तो भाषा को सीखने के साथ साथ मनुष्य की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में एक बड़ी भूमिका के रूप में देखा जाता है। भाषा शिक्षण किसी भी समाज की शिक्षण व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत 4 कौशलों को शामिल किया जाता है: श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। जब कोई किसी भाषा विशेष को सुनकर समझ सके, साथ ही अपने विचार या भाव मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सके, भाषा में लिखित सामग्री को पढ़ सके तथा उस भाषा में लिख सके, तब इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति उस भाषा विशेष का अर्जन कर चुका है। बालक इन कौशलों का विद्यालय जाने से पूर्व सहज रूप से अपने माता पिता, अभिभावक व परिवेश के माध्यम से अपनी मातृभाषा में समुचित विकास कर चुका होता है। मातृभाषा के बोधन और वाचन का अभ्यास बालक को अपने परिवेश के भीतर ही हो जाता है। स्कूल जाने पर बच्चे को भाषा की विधिवत रूप से नियमित शिक्षा दी जाती है। इस भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत उसे भाषा की लिपि, वर्तनी, व्याकरण तथा भाषा के मानक रूप का ज्ञान दिया जाता है। साथ ही साथ उसे व्यवहार में लाना भी सिखाया जाता है। धीरे धीरे विद्यार्थी भाषा ज्ञान और व्यवहार में दक्षता हासिल करता चला जाता है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा शिक्षण के लिए केवल मातृभाषा शिक्षण तक ही सीमित नहीं रहा जा सकता। बहुभाषी समाज की शिक्षा व्यवस्था में 1 से अधिक भाषाएं पढ़ाने की व्यवस्था होती है। भारत में इस व्यवस्था को त्रिभाषा सूत्र के रूप में अपनाया गया। इसके अंतर्गत भारत में मातृभाषा के अतिरिक्त राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी, अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ संस्कृत तथा विदेशी भाषा शिक्षण को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है।
भाषा शिक्षण संबंधी विभिन्न आयामों पर गहन चिंतन के परिणाम स्वरूप देश विदेश के अनेक भाषा शिक्षण शास्त्रियों ने भाषा शिक्षण की अनेक विधियों की चर्चा की है। इन विधियों में व्याकरण अनुवाद विधि यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का महत्वपूर्ण स्थान है। व्याकरण अनुवाद विधि के अंतर्गत विद्यार्थी की मातृभाषा को आधार बनाकर अनुवाद के माध्यम से द्वितीय भाषा का शिक्षण और अधिगम कराया जाता है। इस प्रकार द्वितीय भाषा शिक्षण में अनुवाद की प्रक्रिया को भाषा सीखने की प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाता है। अनुवाद द्वितीय भाषा शिक्षण की परंपरागत पद्धति है। इस पद्धति में अनुवाद प्रक्रिया की तरह विद्यार्थी अपनी मातृभाषा अर्थात स्रोत भाषा के पर्याय द्वितीय भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा में समझता है और उन्हें अपनी स्मरण शक्ति का हिस्सा बनाता है। इसी प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वितीय भाषा के संरचनागत व्याकरणिक नियमों की जानकारी भी हासिल करता है और इस तरीके से शब्द प्रयोग को आधार बनाकर वह व्याकरणिक संरचना के अधिगम के माध्यम से वाक्य निर्माण के स्तर तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी अपनी भाषा में सोचता है, फिर मातृभाषा या स्रोत पाठ के माध्यम से सूचना का ग्रहण करता है। इसके उपरांत पाठ के पर्याय अपनी भाषा में तलाशता है, तत्पश्चात तथ्य को द्वितीय भाषा में प्रस्तुत करता है। अनुवाद के माध्यम से द्वितीय भाषा शिक्षण बहुत लंबे समय से प्रचलित रहा है। इसके विषय में कहा जा सकता है कि बोधात्मक स्तर पर अनुवाद शिक्षण संबंधी वाचन और लेखन कौशलों में अनुवाद दक्ष होने में सहायक होता है। इससे भाषा के वाक्य और लिखित रूप को ग्रहण करने में इससे भाषा के वाचिक और लिखित रूप को ग्रहण करने में आसानी होती है। प्रारंभ में यह प्रक्रिया थोड़ी कठिन लग सकती है, किंतु धीरे धीरे विद्यार्थी में परिपक्वता आ जाती है तथा मस्तिष्क में भाषांतरण का ढांचा बन जाता है। इस तरह विद्यार्थी द्वितीय भाषा में भी सहज व्यवहार करने लगता है। धीरे धीरे विद्यार्थी को लिखित रूप में अनुवाद की आवश्यकता नहीं रहती। मस्तिष्क में मौखिक अनुवाद की सहज प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। इस तरह अनुवाद द्वितीय भाषा को सीखने में सहायक सिद्ध होता है। द्वितीय भाषा शिक्षण के साथ ही साथ विदेशी भाषा शिक्षण में भी अनुवाद की भूमिका को समझा जा सकता है। द्वितीय भाषा और विदेशी भाषा में यहाँ अंतर को समझना भी आवश्यक है। वस्तुतः संकल्पना के स्तर पर यदि बात की जाए तो मातृभाषा के अतिरिक्त कोई भी और अन्य भाषा द्वितीय भाषा के रूप में ही समझी जाएगी, किंतु यहाँ भिन्नता भाषाई परिवेश से जुड़ी होती है। उदाहरण के रूप में किसी भारतीय व्यक्ति के लिए, किसी भारतीय हिंदी भाषी व्यक्ति के लिए असमिया, गुजराती, तमिल, बांग्ला आदि अन्य भारतीय भाषाएं सीखना भारत के सांस्कृतिक परिवेशगत अनुभव के स्तर पर आसान होता है। यह स्वाभाविकता विदेशी भाषा शिक्षण में नहीं आ पाती है। विदेशी भाषा को औपचारिक रूप से सायास सीखना पड़ता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षण की ऐसी स्थिति को एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। अंग्रेजी सीखने के लिए परंपरागत तरीके से अनुवाद की ही सहायता ली जाती रही है। ध्वनि, शब्दावली, लिपि और वाक्य संरचना का अभ्यास अनुवाद के माध्यम से ही कराया जाता है। विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षण में अनुवाद व्याकरण विधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह कोई विदेशी भी यदि किसी भारतीय भाषा को सीखना चाहते हैं तो पद्धति के रूप में अनुवाद व्याकरण शैली का ही प्रयोग किया जाता है। भाषा सीखने के लिए सामान्य तौर पर अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय तथा व्याकरणिक रूप बताए जाते हैं और फिर अनुवाद कराया जाता है। इस तरह विदेशी भाषा
विदेशी शिक्षण भाषा भी तभी संभव हो पाता है जब अनुवाद को माध्यम बनाया जाए। क्लासिक भाषाओं, इसी संदर्भ में अब हम बात कर रहे हैं क्लासिक भाषाओं की, तो क्लासिक भाषाओं के शिक्षण में भी अनुवाद के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। वे सभी प्राचीन भाषाएं क्लासिक भाषाएं कहलाती हैं जिनमें विश्व का श्रेष्ठ साहित्य तथा ज्ञान का भंडार उपलब्ध हो। जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं को क्लासिक भाषाओं की श्रेणी में रखा जाता है। क्लासिक भाषाएं प्राचीन समय में व्यवहार में लाई जाती थी और इनके माध्यम से मानव सभ्यता विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। लेकिन आज ये भाषाएं हमारे दैनिक व्यवहार का अंग नहीं है। इन भाषाओं में उपलब्ध साहित्य ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ, सांस्कृतिक मिथक आदि के अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक हैं। और यदि आज के संदर्भ में यदि हम कंप्यूटर विज्ञान की बात करें तो आज का कंप्यूटर विज्ञान भी क्लासिक भाषाओं के साहित्य के महत्व को स्वीकार करता है। क्लासिक भाषाओं का शिक्षण भी अनुवाद के माध्यम से ही किया जाता है। भारत में स्कूली शिक्षा में माध्यमिक स्तर तक संस्कृत का अध्ययन कराया जाता है। इस प्रक्रिया में संस्कृत के रूप, विभक्ति, लकार आदि याद कराए जाते हैं। साथ ही साथ संस्कृत शिक्षण में अनुवाद को एक विशेष तकनीक के रूप में देखा जाता है। हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद का अभ्यास इसी तरीके से कराया जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यदि हम साहित्य शिक्षण की चर्चा करें तो साहित्य शिक्षण में भी अनुवाद का महत्व है। यहाँ जब हम साहित्य शिक्षण की बात कर रहे हैं तो साहित्य शिक्षण से तात्पर्य यहाँ सृजनात्मक साहित्य के शिक्षण से है। सृजनात्मक साहित्य शिक्षण में अनुवाद के संदर्भ को दो दृष्टियों से समझा जाना चाहिए। एक और आंतरभाषिक अनुवाद है जिसे इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन कहते हैं, तो दूसरी ओर अंतरभाषिक अनुवाद है जिसे इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन कहा जाएगा। अनुवाद के क्षेत्र में मुख्यतः अंतरभाषिक अनुवाद की ही चर्चा होती है क्योंकि वह मूलतः एक भाषा से दूसरी भाषा में किया जाने वाला अनुवाद होता है। इस प्रकार के अनुवाद को वास्तविक अनुवाद माना जाता है, किंतु इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन यानी अंतरभाषिक अनुवाद जो है ये एक विशेष प्रकार का अनुवाद है। साहित्य के संदर्भ में, साहित्य शिक्षण के संदर्भ में इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। यह एक ही भाषा के भीतर घटित होने वाले अनुवाद की विशेष प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज़ी भाषा की कविता पढ़ाते समय उसके भाव को अंग्रेज़ी में ही गद्य रूप में समझाया जाता है, या फिर हिंदी के आदिकालीन मध्यकालीन साहित्य की रचना को आधुनिक हिंदी में समझाया जाता है या उसकी व्याख्या की जाती है, तो वह एक प्रकार का अनुवाद ही है। इसी तरह कविता के साथ साथ नाटक, निबंध आदि साहित्य की अन्य विधाओं के शिक्षण में भी अनुवाद की यही पद्धति अपनाई जाती है। विदेशी भाषाओं में रचित साहित्य का आस्वादन व अध्ययन कर पाने में अंतरभाषिक अनुवाद की विशेष भूमिका होती है। सामान्य अनुवाद प्रक्रिया की दृष्टि से यदि इस पर विचार किया जाए तो मूल लेखक व अनुवाद के सहसंबंध को देखा जा सकता है। साहित्य शिक्षण में अनुवाद की दृष्टि से विचार करना थोड़ा एक भिन्न प्रकार की प्रक्रिया होगी। उदाहरण के लिए प्राथमिक या माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में अंग्रेजी साहित्य की व्याख्या अध्यापक यदि हिंदी या स्थानीय भाषाओं में करते हैं, जिससे विद्यार्थी को अपनी भाषा में सरल तरीके से पाठ को ग्रहण करने में सुविधा हो, तो यहाँ अध्यापक अनुवाद का उपयोग कर रहा है। इस दृष्टि से यहाँ अध्यापक अनुवादक की भूमिका में दिखाई देने लगता है। इसी तरीके से विश्व साहित्य की अनेक साहित्यिक कृतियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। उनके अध्यापन में अध्यापक कक्षा में विद्यार्थी की मातृभाषा में व्याख्या कर पाठ को विद्यार्थी के लिए सरल बनाने का प्रयास करता है।
ऐसी स्थिति में अध्यापक प्रकारांतर से अनुवादक की ही भूमिका में होता है। विश्व साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने से विद्यार्थी के भीतर रचनात्मक, सृजनात्मक प्रतिभा और विचारात्मक सक्षमता का विकास होता है। इसी तरीके से सृजनात्मक साहित्य शिक्षण के विस्तार के रूप में तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन अध्यापन को भी देखा जा सकता है, उसे भी देखा जाना चाहिए। तुलनात्मक साहित्य एक से अधिक भाषाओं में रचित साहित्य का अध्ययन है। तुलना ही इस अध्ययन का केंद्र है। तुलनात्मक साहित्य व्यापक ज्ञान क्षेत्र का भंडार है। अनुवाद तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में विशेष भूमिका निभाता है। तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन अध्यापन के अंतर्गत किसी एक ही देश की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का अध्ययन भी हो सकता है। साथ ही साथ अन्य देशों की भाषा और साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। तुलनात्मक साहित्य वस्तुतः एक अध्ययन पद्धति है। तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन करके साहित्य और साहित्यकार के बीच सादृश्य संबंध और साथ ही साथ परंपरा, विवेचन तथा प्रभाव स्वीकृति, विधा या विषय वस्तु आदि तुलनात्मक अध्ययन सूत्रों की खोज भी की जाती है। इसके अतिरिक्त उनमें समानता, विषमता अथवा सादृश्यता के बिंदु तलाशे जाते हैं। इसमें किसी विचार को लेकर भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में कबीर और बसवेश्वर का साहित्य, तुलसीदास का रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, सूरदास और नरसिंह मेहता की कृष्ण भक्ति आदि की तुलना के आधार पर कई बिंदु खोजे जा सकते हैं। इसी तरह दो अलग भाषाओं के रचनाकारों को उनके साहित्य की तुलना के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे निराला और एजरा पाउंड, प्रेमचंद और मैक्सिम गोर्की, अज्ञे और टी.एस. इलियट, इनका भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुदित साहित्य की तुलना भी तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन का आधार बन सकती है। इसके अंतर्गत एक ही रचना के एक ही काल या भिन्न कालखंडों में या विभिन्न भाषाओं में हुए विभिन्न वादों की तुलना, विभिन्न चर्चाओं की तुलना की जा सकती है, विभिन्न साहित्यों की तुलना की जा सकती है। प्रत्येक अनुवाद का मूल्यांकन करते हुए देखा जाता है कि कौन सा अनुवाद मूल रचना के निकट अथवा दूर है, या तो उन अनुवादों के बीच साम्य और वैषम्य के बिंदुओं तथा उनके कारणों और उद्देश्यों की पड़ताल भी की जाती है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के विभिन्न अनुवादों का अध्ययन किया जा सकता है, या शेक्सपियर के विभिन्न नाटकों की तुलना की जा सकती है। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक साहित्य के अनुवाद के आधार पर कई अन्य तरीकों से भी अध्ययन अध्यापन किया जा सकता है। इसी चर्चा को यदि हम आगे बढ़ाएं तो ज्ञानात्मक साहित्य के शिक्षण में भी अनुवाद की भूमिका का एक विशेष संदर्भ उभर कर आता है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास से निरंतर संपर्क बनाए रखकर अपनी भाषा की शिक्षण सामग्री को अद्यतन बनाए रखने में अनुवाद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, प्रशाखाओं से संबंधित विषयों के सार्थक शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए उन्हें अद्यतन बनाए रखने की आवश्यकता होती है, और यह तभी संभव हो सकता है जब देश विदेश में हो रही बौद्धिक और वैज्ञानिक गतिविधियों एवं अनुसंधानों को अपनी भाषा के साथ निरंतर जोड़े रखा जाए। यह जुड़ाव अनुवाद के माध्यम से ही सार्थक ढंग से संभव हो सकता है। इससे जहाँ एक ओर देश विदेश का अधुनातन ज्ञान अपनी भाषा में आता है, वहीं संबंधित विषयों में मौलिक लेखन कार्य को भी महत्व मिलता है, उसको भी बढ़ावा मिलता है। इस तरह विदेशों में हो रहे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास के बारे में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने में अनुवाद सार्थक माध्यम सिद्ध होता है। यही साहित्य और साहित्येतर ज्ञान भंडार का अनुवाद पाठ्य सामग्री व सहायक सामग्री के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाठ्य सामग्री का संबंध विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों और संबंधित सामग्री से है। भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में स्कूली शिक्षा से लेकर स्नातक स्तरीय
तथा स्नातकोत्तर स्तर तक भी अंग्रेजी, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाना तय है। ऐसी स्थिति में कमोबेश पूरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था द्विभाषिक या त्रिभाषिक फार्मूले पर चलती है। इस तरह यह व्यवस्था स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रशिक्षण आदि के स्तर तक विस्तृत है। कहीं कहीं तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्रों तक भी इसकी स्थिति को देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में पाठ्य सामग्री भी द्विभाषिक होती है। अतः पाठ्य सामग्री को तैयार करने में अनुवाद की भूमिका अहम होती है। इसके लिए सबसे पहले पाठ को किसी एक भाषा में तैयार किया जाता है और फिर आवश्यकता के अनुसार उसका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। जैसे भारत जैसे बहुभाषी देश में इस प्रकार की व्यवस्था बहुत अधिक आवश्यक होती है। जिन भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती है उनमें विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकें और पाठ्य सामग्री तैयार की जाती है। यह पाठ्य सामग्री माध्यमिक और उच्च शिक्षा जैसे शिक्षा के विभिन्न स्तरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की जाती है। अतः सामान्यतः पाठ्य सामग्री द्विभाषिक होती है जिसमें अनुवाद विशेष भूमिका निभाता है। मौलिक शोधपरक लेखन के अलावा क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों द्वारा लिखी महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवाद कराया जाता है इस प्रक्रिया में, जिसमें विद्यार्थी अन्य भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान से भी लाभान्वित होता है। अनुदित श्रेष्ठ पुस्तकें और स्तरीय पाठ्य सामग्री शैक्षिक विकास में सहायक सिद्ध होती है। इसमें अनुवाद की विशेष भूमिका है। इस तरह विद्यार्थी विदेशी ज्ञान का भी अनुवाद के माध्यम से लाभ उठा पाता है। इस अनुवाद कार्य को संस्थागत तथा व्यक्तिगत दोनों ही स्तरों पर संपन्न कराया जाता है। इस दिशा में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के प्रयास विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विश्वविद्यालयों में भी कई प्रकार की शिक्षा पद्धतियों के लिए द्विभाषिक पाठ्य सामग्री तैयार कराई जाती है। इसके अतिरिक्त दूर शिक्षा से संबंधित पाठ्य सामग्री व सहायक अध्ययन सामग्री हिंदी, अंग्रेजी तथा चुनिंदा भारतीय भाषाओं में तैयार की जाती है। इस पाठ्य सामग्री का निर्माण स्वशिक्षण यानी सेल्फ लर्निंग को ध्यान में रखकर किया जाता है। स्वशिक्षण परक होने के कारण इस प्रकार की पाठ्य सामग्री की शैली संवादात्मक व्यावहारिकता लिए हुए होती है। दूर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा देने वाली संस्थाएं डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहलाती हैं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आदि विभिन्न मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स इंस्टीट्यूट अपनी पाठ्य सामग्री अनुवाद के माध्यम से द्विभाषिक रूप में तैयार करते हैं, जिसकी निर्माण प्रक्रिया अनुवाद के माध्यम से ही पूर्ण होती है। यह पाठ्य सामग्री प्रिंट के अतिरिक्त दृश्य श्रव्यात्मक रूपों में भी उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त जब किसी पाठ्य सामग्री में संशोधन, परिवर्तन आदि करना होता है तब भी अनुवाद का ही सहारा लिया जाता है। इसी संदर्भ में हम आगे चर्चा मूल्यांकन सामग्री के संदर्भ में करेंगे। पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त मूल्यांकन सामग्री में भी अनुवाद के महत्व को देखा जा सकता है। मूल्यांकन सामग्री का महत्व परीक्षा संबंधी सामग्री से है। परीक्षा के लिए तैयार की गई सामग्री को वस्तुतः मूल्यांकन सामग्री कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से प्रश्न पत्र आदि आते हैं। ये प्रश्न पत्र अध्ययन क्रम में सत्र की समाप्ति के बाद शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से संबंधित होते हैं। प्रवेश परीक्षा अथवा पात्रता से संबंधित परीक्षा से संबंधित भी ये प्रश्न पत्र हो सकते हैं। साथ ही साथ चयन परीक्षा से संबंधित परीक्षा के पत्रों को भी प्रश्न पत्र की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से अध्यापन कराने वाले शिक्षण संस्थानों द्वारा भी विद्यार्थियों को भेजे गए सत्रीय कार्य यानी असाइनमेंट भी मूल्यांकन सामग्री के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं।
सत्रीय कार्यों को अध्ययन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन तथा सतत मूल्यांकन के उद्देश्य से शामिल किया जाता है। इन्हें अध्ययन सामग्री के साथ साथ विद्यार्थियों को भेजा जाता है। भारत में द्विभाषिक शिक्षा व्यवस्था होने के कारण यही स्वरूप परीक्षा के माध्यम का भी होता है। मूल्यांकन सामग्री को तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वह दोनों ही भाषाओं के समान हो। इस दृष्टि से प्रश्न पत्रों और सत्रीय कार्यों का अनुवाद किया जाता है। मूल्यांकन सामग्री का अनुवाद करना एक महत्वपूर्ण साथ ही साथ दायित्वपूर्ण कार्य है। मूल्यांकन सामग्री के अनुवाद में थोड़ी सी भी चूक होने पर परीक्षार्थियों के साथ अन्याय का खतरा बना रहता है। इसलिए मूल्यांकन सामग्री का अनुवाद करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मूल का अर्थ अनुवाद में भी बना रहे। मूल्यांकन सामग्री में अनुवाद की गलती से भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः प्रश्नों की भाषा में वस्तुनिष्ठता, एकार्थता, असंदिग्धता, स्पष्टता एवं वाक्य विन्यास की कसावट होनी चाहिए। प्रश्नों की शब्दावली अनुदित पाठ्य सामग्री से मेल खाती हुई होनी चाहिए। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद की दृष्टि से सभी आयामों पर विचार करने के उपरांत ये कहा जा सकता है कि भारत जैसे बहुभाषिक देश में शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अनुवाद और अनुवादक की विशेष उपयोगिता एवं महत्व है। इसका क्षेत्र शिक्षण अध्ययन के माध्यम से लेकर पाठ्य सामग्री के निर्माण तथा परीक्षा और मूल्यांकन तक विस्तृत है। इस चर्चा को अब हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।